कैसे हो? तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी है 6 क्लास की पार्ट 1 उसका कंप्लीट मैं अपलोड कर चुका हूँ एंड आज देखेंगे सेकंड पार्ट और इसमें हम देखेंगे नोट्स। तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल @dreamcsc। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे 6 वाला अध्याय जो है, और ये अध्याय है, इसकी हेडिंग है नए प्रश्न नए विचार के नाम से। तो हम यहाँ देखेंगे कि थोड़ा सा मैंने बौद्ध और जैन के बारे में यहाँ पर बराबर में लिख दिया है, क्योंकि हर बार यूपीएससी का फेवरेट है कि एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर, एक दो क्वेश्चन ज़रूर प्रीलिम्स में आते हैं और मेंस में भी आ ही जाते हैं। तो हम देखेंगे जैसे बौद्ध है, तो बौद्ध में सिद्धार्थ उनका नाम था, तो इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनकी पहली बार, मतलब कुशीनगर में मृत्यु हुई थी इनकी, और ये साक्यगंज से संबंधित थे। मतलब ये चीज़ें तो आम हैं, सब पता होती हैं। बाकी और चीज़ें होती है, जैसे इस बार प्रीलिम्स में आया था कि महात्मा बुद्ध के अलग अलग नामों से, किन नामों से विख्यात थे। इनका शिक्षण था कि शिक्षा इन्होंने दी थी कि जीवन में क्या कष्ट और दुख होते हैं, और इन सब का कारण होती है तृष्णा, यानी कि लालसा। जीवन में इच्छा और लालसाएँ ज़्यादा होंगी तो आपके जीवन में दुख होंगे, और ये आप अपने आज के जीवन से भी संबंध जोड़ के देख सकते हो इसका। शिक्षा इन्होंने प्राकृत भाषा में दी थी। संघ जो इन्होंने बनाया था, देखो ये वाला संघ, और इससे पहले जो मैं एनसीईआरटी में पहले बता चुका हूँ, ये जो संघ है यहाँ पर, ये वाला संघ, ठीक है, ये दोनों संघ में डिफरेंस है। तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे इन दोनों संघों में क्या अंतर था। तो इन्होंने जो संघ बनाया, इस संघ में क्या है कि जितने भी लोग थे सभी लोगों को शामिल होने की अनुमति होती थी। बाकी जैसे कोई दास गुलाम होता था, उनको अनुमति होती थी अपने मालिक से लेने के लिए। जैसे अब कोई दास है तो उसे अपने मालिक से, कोई औरत अगर करना चाह रही है, अगर वो अविवाहित है तो अपने पति से, और अगर वो विवाहित है तो उसे अपने पति से लेना होगा, ठीक है। और सॉरी, पहले अपने पिता से, मैं जो बताऊँ, अविवाहित महिला है तो, ठीक है। बाकी ये बहुत भिक्षु विहार में रहते थे। अब जो विहार थे पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, फिर ईंटों से बनने शुरू हुए, और फिर ये पश्चिम भारत में पहाड़ियों में बनाने लगे, पहाड़ों में। और कारले, जैसे आप देखेंगे तो कारले का है। और यहाँ पर हम देखेंगे जैन जो शब्द है, जैन में जिन शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो विजेता किस चीज़ों पर होगा? विजेता होगा वो अपनी इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है। यानी कि जो महात्मा बुद्ध कह रहे थे, एक तरफ की इच्छा और लालसा आपके दुखों का कारण बनती हैं, उसी तरह से विजेता जैन धर्म ने इस चीज़ में दूसरे तरीके से इन्होंने ये चीज़ कही कि अपनी इच्छाओं पर अगर तुम कंट्रोल कर पाते हो तो कोई भी दुख आपके जीवन में नहीं रहेगा। तो इनके बारे में बात करते हैं। वज्जी संघ से संबंधित थे, और पहले जो थे ऋषभनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर जो हुए थे वो महावीर हुए, लिच्छवी कुल से संबंधित थे। इन्होंने एक चीज़ कही कि सत्य को अगर आपको जानना है तो आपको गृह त्याग करना होगा, और इसमें महिला पुरुष दोनों को गृह त्याग करने की इन्होंने बात कही है। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि केवल पुरुषों के लिए ही गृह त्याग बताया है? नहीं, महिला पुरुष दोनों जैन धर्म में गृह त्याग बताया उन्होंने, सत्य ही जानने के लिए। बौद्ध और जैन ने दोनों ने प्राकृत में शिक्षाएं दी हैं। इन्होंने अहिंसा का पालन किया, और शिक्षाएं जो थी इनकी गुजरात में वल्लभी में लिखी गई थी लगभग 1500 साल पहले, ठीक है। और बिहार के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप बाकी इस पीडीएफ में देख लेना। और ये वाली जो पीडीएफ है वो मेरे @dreamcsc टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने भेज दी है, तो वो आपको डाउनलोड करनी है तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देन उपनिषद की हम बात करते हैं। तो उपनिषद क्या बात करते हैं? उपनिषद कहते हैं कि सार्वभौम आत्मा। तो सार्वभौम आत्मा क्या होती है? यानी कि चारों तरफ सभी जीवों में आत्मा ही है, तो वो सार्वभौम आत्मा की बात करते हैं। देन इस उपनिषद की बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, ओके। तो इसका मतलब है गुरु के समीप बैठना, और ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, ठीक है। जैसे वैदिक ग्रंथों में ऋग्वेद आ जाते हैं, और ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा रहे हैं। और इनमें जो वाद विवाद होते थे, उपनिषदों में चर्चा की गई है कि अगर कोई वाद विवाद हो रहे थे तो स्त्री पुरुष भाग लेते थे, और स्त्री भी भाग लेती थी, दासपुत्र भी भाग ले सकते थे। दासपुत्र में आप देखेंगे, आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो एक सत्यकाम जाबाल नाम के व्यक्ति का नाम मिलेगा आपको, और स्त्री में आपको गार्गी नाम की महिला का नाम मिलेगा। तो आप इनसे अंदाज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि उपनिषदों में जो वाद विवाद होते थे तब केवल उसमें पुरुष भाग लेते थे, या इसमें दासों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तो ये वाली समझ आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये आप दर्शन आप देखेंगे छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वैशेषिक जो हमें, मतलब हिंदू धर्म में 6 दर्शन दिए गए हैं। वैशेषिक कनाद ने दिया था, न्याय गौतम ने दिया था, सांख्य कपिल एंड योग पतंजलि, और पूर्व मीमांसा जैमिनी एंड उत्तर मीमांसा दिया था व्यास जी ने।
तो इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। आश्रम व्यवस्था दी है। आश्रम व्यवस्था क्या है? ये किसी आश्रम में रहने का नियम नहीं है, ये है एक जीवन चरण, यानी कि पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर गृहस्थ जीवन, देन वानप्रस्थ एंड फिर संन्यास। नेक्स्ट हम देखेंगे फिर एक जरूथुस्त्र हुआ है धर्म, जो ईरान में हुआ था। इसमें की धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, और इसका मतलब भी लगभग उपनिषदों के समान ही था ये। तो इसका मतलब भी यही होता है कि वेदों के समीप है ये, और शिक्षाएं इसकी हैं सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। देन तो टॉपिक नंबर 6 खत्म हो गया है, और नेक्स्ट शुरू होता है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध त्याग किया। तो ये वाला अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जो अभी आपने बौद्ध और जैन के बारे में यहाँ पढ़ा, तो ये क्या है कि आपने थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पढ़ी हैं। अभी हम नेक्स्ट जो जैसे 7th, 8th, 9th, 10th क्लास के NCERT पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें और आपको थोड़ा सा गहराई में जाकर पता चलेंगी, तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें दिखाएंगे। तो अशोक स्तंभ है सारनाथ में, एक स्तूप के पास से लिया गया है। ये वाला जो है शीर्ष वाला शीर्षक आप देख सकते हो, स्तंभ शीर्षक आप देख सकते हो। सारनाथ में जो स्तंभ पर स्थापित किया गया है। वंश क्या होता है? वंश जो है एक ही परिवार के सदस्य राजा बनते हैं, ठीक है, तो ये वंश होता है। अब हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य लगभग 2300 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त ने स्थापित किया था। बिंदुसार उसके बाद हुए, और देन उसके बाद अशोक होते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, मैंने कितनी बार आपको बताया कि NCERT में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व होता है मैप्स का। तो मैप आप देखेंगे तो जहाँ पर आपको ये रेड कलर के मार्क्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था पश्चिम में, और यहाँ पर ये वाले जो पार्क हैं लंपक और कंधार, इन वाले पार्ट में मैंने पिछली बार भी आपको पीछे जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया है। तो इनके 2 भाषाओं में वहाँ पर मिले हैं, एक तो है अरामेइक और यूनानी भाषा। तो अरामेइक और यूनानी भाषा में यहाँ पर उनके अभिलेख मिलते हैं, क्योंकि यहाँ उसी भाषा को जानने समझने वाले लोग रहते थे। देन अब बाकी देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन, ये 2 प्लेस जो हैं उनकी प्रांतीय राजधानी रही हैं। अब ये क्या है कि इनकी पाटलिपुत्र मेन राजधानी रही थी, ओके। तो अशोक की यहाँ पर पाटलिपुत्र मेन राजधानी है, और प्रांतीय राजधानियों के नाम अगर आपसे पूछते हैं तो उज्जैन और तक्षशिला है। यहाँ पर क्या होता था, जो उनके राजकुमार होते थे वो नियंत्रण बनाते थे, ये यहाँ पर राजकुमारों को भेज देते गवर्नर बनाकर। देन इन स्थानों पर परंपरा व जो यहाँ की लोकल परंपरा और नियम होते थे उन्हीं को माना जाता था। तो ये आप देख सकते हो, एक बारी इसमें जितने भी आपको नाम दिए हुए हैं उनको अच्छे से आप देख लेना। देन यहाँ पर एक डिबेट होती है कि राज्य और साम्राज्य में क्या डिफरेंस है, तो आप लोगों ने NCERT पढ़ी होगी, ये मुझे कमेंट करके आप बताना, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम, कर इकट्ठा करने के हेतु अधिकारी नियुक्त किया गया, और अधिकारी को जो है वेतन दिया जाता था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी अशोक के साम्राज्य में कर इकट्ठा करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। एक संदेशवाहक होता था जो स्थान पर जा करके गांव-गांव संदेशों को पहुँचाता था। अब मौर्य शासक की बात करते तो मौर्य शासक थे, ये क्या करते थे कि मार्गों नदियों पर नियंत्रण करते थे, ठीक है। मार्गों नदियों पर इन्होंने नियंत्रण किया, और नियंत्रण क्यों करा? क्योंकि रास्ते पे इसलिए नियंत्रण करते थे क्योंकि इन्हें टैक्स मिल सके। तो यहाँ पर मैंने लिखा कर प्राप्त ये कर सकते हैं, देखो मैंने सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है, सिनॉप्सिस के तरीके से, तो थोड़ा सा उस तरह से देख लेना। ये किस तरह से इन्होंने ये कर व्यवस्था कैसी थी मौर्य काल में, तो नियमित थी। एक होता है नजराना। नजराना क्या होता है? ऑप्शनल होता है, ठीक है। नजराना के आप देखेंगे आज के ज़माने में एक तरह का ये करप्शन का पार्ट माना जा सकता है नजराना। सपोज मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी एक IAS रिटायर्ड हुए थे, तो उन्होंने एक बुक लिखी है, मुझे बुक का नाम याद नहीं ना, उनका नाम याद है, उन्होंने अपनी नजराना, शुक्राना और एक और भ्रष्टाचार था, उन सब चीज़ों का जिक्र किया है। जबराना यानी ज़बरदस्ती। तो नजराना मतलब देखो यहाँ पर लिखा अनियमित रूप से होता था, ऑप्शनल होता था। जैसे कि आप देखेंगे हमारे भारत में सबसे गंदी परंपरा है, ये थोड़ा सा आपको सोशल उससे भी जोड़ेगी। जैसे कि एक विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं अभी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़े होंगे, ठीक है, जैसे 2 प्रत्याशी खड़े हैं, तो अलग अलग गांव के लोग, अलग अलग परिवारों के लोग जो इनसे अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो वो इन्हें अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, वहाँ पर इनके लिए एक चाय पार्टी रख देते हैं, और ये सब आते हैं तो यहाँ पर चाय पार्टी करते हैं। तो ये क्या अलग अलग मोहल्लों में अपना एक वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं कि ठीक है भाई, हम इस जगह गए हैं, यहाँ पर इस परिवार ने ये किया है, तो यहाँ की वोट हमारी पक्की है, इनको ये श्योरिटी मिल जाती है, और ये परिवार इनको नजराने के रूप में एक माला पहना देते हैं,
और उस माला को क्या कह सकते हैं हम, एक तरह से नजराना कह सकते हैं। नजराने का मतलब क्या, इन केस अब इस नजराना ही क्या काम करेगा, नजराना काम करेगा आपका कि यार आगे फ्यूचर में मुझे कोई काम पड़ा तो मैं इस, अगर ये इलेक्शन में जीत जाता है तो हम इसके पास जाएंगे और हम इनसे कह सकते हैं। जबकि हमारे लोगों की ये मूर्खता है, ऐसा होता नहीं है भाई, वो आबाद में आपको पहचानता भी नहीं है कि आप कौन हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है नजराना। तो अनियमित होता था, आप इसे आज की ज़िंदगी से भी जोड़कर देख सकते हो। देन बात करते हैं हम मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज भारत में आए तो ये भाई साहब जो थे चंद्रगुप्त के दरबार में मौज मार रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने ऐशो आराम की ज़िंदगी चंद्रगुप्त के दरबार में जीनी शुरू की थी। तो ये क्या कौन थे, अब ये कहाँ से आए, तो ये एक यूनानी राजा हुआ करते थे पश्चिमी एशिया में, तो वहाँ का राजदूत था और आकर ये चंद्रगुप्त के दरबार में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। तो ये थोड़ा सा फनी टाइप में आप इसको याद कर सकते हो। तो मेगास्थनीज कौन था, चंद्रगुप्त के दरबार में था, ठीक है। देन हम बात करेंगे अशोक के अभिलेख की। अशोक के अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में थे, हैं। फॉर ये किसके लिए होते थे, अभिलेख मतलब मैसेज देने के लिए होते थे जनता को कि ठीक है भाई मेरे विचार, मेरी सोच समझ मैं जनता में देना चाहता हूँ, तो वो अभिलेख गुदवा कर पहुँचा देते थे। आज के ज़माना तो था नहीं कि भाई पेपर हर किसी को बांट दिया, तो उस तरह से नहीं होता था। तो इन्होंने सीधा एक पक्का खंबा लोहे वो पत्थर का गड़वाया, उस पर लिखवा दिया, ये होता था। तो अशोक ने भाई साहब ने इन्होंने कलिंग गए, कलिंग में लड़ाई करी। तो कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा का पुराना नाम है, और वहाँ उन्होंने युद्ध किया, लगभग 1.5 लाख सैनिक मारे गए। तो उन्हें देखकर इसे बहुत पश्चाताप हुआ, कितना ब्लड निकला है, कितना कौन मार दिया, क्या जीवन है। तो इन्होंने सोच लिया कि भैया अब देखो हम तो कोई लड़ाई नहीं करेंगे, अब हमें वॉर वगैरह कुछ नहीं करनी है। तो इन्होंने भाई साहब ने चोला धारण कर लिया और ये धम्म का प्रचार करने की सोचने लगते हैं। तो अब आगे जब इन्होंने ये चीज़ें सोचना शुरू कर दी, तो इन्होंने धम्म नाम से बताया, जो कि प्राकृत नाम है धर्म का ही। तो इन्होंने धम्म की स्थापना की। धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने धम्म महामात्य की नियुक्ति कर दी थी। तो हम धम्म महामात्य देखते हैं। तो पहले धम्म में होता क्या था, तो धम्म में किसी देवता की पूजा होती थी? नहीं भाई, धम्म में कोई देवता की पूजा नहीं होती थी, प्लस में कोई कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। देन शिक्षा क्या, उपदेशों से प्रेरित होती थी। अगर ये उपदेश देते थे तो उनसे इनकी शिक्षा प्रेरित मानी जाती है। और ये कहते थे अन्य धर्म जो हैं उनके प्रति लोगों में, मतलब उनसे लोग बौद्ध धर्म की तरफ क्यों जाए। तो जैसे पशु बलि और दासों के प्रति क्रूरता का ये व्यवहार रखते थे। इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए, जैसे कि आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में इतने कर्मकांड ब्राह्मण बताते हैं, और बहुत से लोग आज भी आप देखोगे उल्टे सीधे कर्मकांड, पशु बलि, ये बलि वो चल रहा है, यहाँ पर ये चढ़ेगा वो चढ़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने इन समस्याओं का समाप्त करना अपना कर्तव्य समझा और धम्म महामात्य की नियुक्ति करी। देन प्रचार प्रसार करने की सोची, ठीक है। और इन्होंने जो धम्म महामात्य की नियुक्ति की थी, इसका प्रचार प्रसार श्रीलंका, ग्रीस और मिस्र, सीरिया में किया। मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा से भी संबंधित था, ठीक है। इनकी व्यवस्था इन्होंने की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन रिलेवेंट है, तो ऐसे पूछ सकता है। तो अशोक भाई साहब कौन से संदेश दे रहे थे, आप ऐसे याद कर सकते हो। एनसीईआरटी है तो इसमें आप आंखें बंद करके इमेजिन कर सकते हो कि ठीक है, एक अशोक नाम का शासक खड़ा हुआ है, वो किसी अधिकारी को मतलब अपने उपदेश बोल के सुना रहा है। तो वहाँ पर वो ट्रांसलेट करके उन पब्लिक जो एक अभिलेख बनाने वाला है वो उसको गोद रहा है पत्थर पर या लिख रहा है किसी ताम्र पात्र पर, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो। तो वो कहता था कि भैया देखो, अशोक अब खड़े खड़े प्रवचन दे रहे हैं कि भैया कर्म कांडों का विरोध करो, दासों नौकरों का सम्मान करो, सभी जीवों पर दया करो, ब्राह्मणों श्रमणों को दान दो, दूसरे धर्म का सम्मान करो, प्रमुख विश्वासों को का सम्मान करो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती थी। अब ये तो हो जाता अशोक के संदेश। आई थिंक जो ये ट्रिक मैंने बताई है इससे आपको मेमोराइज रखने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। जब भी आप आइज़ क्लोज करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, और ये कोई बड़ी चीज़ें भी नहीं है। तो उन्होंने सही चीज़ कही है। आज का जो आधुनिक विचार हैं वो अशोक के उस समय के विचार माने जाते हैं, ठीक है। आज भी हमारा जैसे आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना की बात कर रहा है। आर्टिकल 22-23 शोषण के प्रति होते हैं। तो ये भी एक तरह से देखो यहाँ पर भी सब ये सेम बातें करते हैं, ठीक है। देन अब ब्राह्मी लिपि की हम बात करते हैं। तो ये आधुनिक भारत की लिपियाँ इसी से उत्पन्न होती हैं। जैसे कि ये ए नाम का अक्षर है, ए, तो ये अलग अलग लिपियों में अलग अलग है। आप इसको देखोगे एनसीईआरटी में, ये इतना रिलेवेंट नहीं है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया है, बस आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि 2400 साल पहले चीन जो थे भाई साहब ये दीवार बना रहे थे। तो देखो आज भी चीन अतिक्रमण करता रहता है, कभी
जापान की सीज़ में जापान का जो समुद्र है उस पर कब्जा करने की सोचता है, कभी वहाँ के आइलैंड्स पर। तो उसी तरह से इसे अपनी सुरक्षा से चिंता होती थी, तो इसने दीवार बनानी शुरू करी। लगभग 6400 किलोमीटर की दीवार इन्होंने बना दी है, और ये उत्तरी सीमा पर पशुपालक लोगों से रक्षा करने के लिए इन्होंने बनाई थी। बस इतना ही रिलेवेंट है, कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है लिखना। मैंने तो सिर्फ इसलिए लिखा है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि फिर हम समझ में नहीं आया एनसीईआरटी में, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी टॉपिक में लास्ट में रेशम मार्क दिया हुआ है, ठीक है, और इस रेशम मार्क के साथ अन्य भी महत्वपूर्ण मार्क दिए हुए हैं। तो आप ये कलर है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। बस आप यहाँ पर देख लेना, जैसे ये यूराल नदी है, और फिर उसका यहाँ पर वोल्गा नदी देखो कैस्पियन सागर में गिरती है। यहाँ पर थोड़ा सा जियोग्राफी की टर्म्स इधर की हैं, डॉन नदी बहती है, ठीक है, और यहाँ पर डैन्यूब रिवर दिखा रखी है, टिग्रिस नदी दिखा रखी है, गाज़ा देखो आज भी इम्पोर्टेंट है, दमिश्क, और इस तरह से इम्पोर्टेंट है। आप ये चीज़ देख सकते हो, हॉर्मुज़ देख सकते हो, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये कलर्स में दिखा रखा है। देन जो एक्चुअली सिल्क रूट है तो वो यहाँ से निकलता है, बीजिंग एंड शंघाई से निकलते हुए चाइना से, इंपीरियल हाईवे बोला जाता है। तो आप इसे भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लेना। मैं थोड़ा और बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक जाता था। तो सिल्क रूट क्यों कहते थे, क्योंकि 7000 साल पहले वो चीन भाई साहब जो थे वो वहाँ से रेशम भेजा करते थे, इसलिए सिल्क रूट नाम हो गया। देन ये भी इम्पोर्टेंट है, तो क्या सिल्क रूट, अब ये क्वेश्चन आ जाए, क्या सिल्क रूट केवल पर ज़मीन वाले रास्ते से निकलता था, भूमार्ग से ही निकलता था कि समुद्र से नहीं? हाँ, ये समुद्र से भी था, आप ये वाला देख सकते हो। तो यहाँ पर ये समुद्र मार्ग से होते हुए भी सिल्क रूट जा रहा है। तो अब इसमें लिखा हुआ है चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी और रोमन व्यापारियों ने इसे आदान प्रदान का भाग किया। तो हम देखो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर चल ही रहा था। दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों का निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, ठीक है। अरिकामेडू का यह रोमन नाम था, दक्षिण पोडुका, ठीक है, दक्षिण भारत में अरिकामेडू का ये रोमन नाम था। तो पोडुका जो है अब ये किससे संबंधित है, आप ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से निकाल लेते हो तो अच्छा रहेगा, ये आप पढ़ लेना। ये थोड़ा सा लॉन्ग है और इसको आप देखना। तो मौर्य साम्राज्य का पतन जब है 2200 वर्ष पूर्व हो जाता है। हिंद यवन ने पश्चिमोत्तर एवं उत्तर भारत के कुछ भागों में राज्य किया, लगभग ये 100 सालों तक बने रहे। उसके बाद में शक आ जाते हैं, शक मध्य एशियाई थे, शक और वर्षिस गुप्त हुआ, इन दोनों की लड़ाई होती है, तो इसमें गुप्त भाई साहब जो है पराजित हो जाते हैं। देन कुषाण आते हैं, लगभग 2000 साल पहले कुषाण आ जाते हैं, और फिर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों ने शासन शुरू कर रखा था अभी उसी समय, ठीक है, और फिर इनकी लड़ाई होती है सातवाहनों से। तो पश्चिम भारत और मध्य भारत पर सातवाहन शासन थे। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझ लेना। अब इन्होंने देखो अपने अपने सिक्के निकाले, जैसे हिंद यवन सिक्का, कुषाण सिक्का, तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज। सातवाहन जो थे 2100 वर्ष पूर्व स्थापित हुए थे, लगभग इन्होंने 400 साल तक शासन किया, बड़ा अच्छा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था। देन वाकाटक वंश था, ये 1700 वर्ष पूर्व में आया था। दक्षिण भारत जो है इसमें 2100 से लेकर 1800 साल पहले चोल, चेर और पांड्य शासन हुए थे। 1500 साल पहले आप देखोगे पल्लव और चालुक्यों के राज्यों की स्थापना हुई थी। तो ये थोड़े से फैक्ट हैं, आप थोड़ा सा इन फैक्ट को डिटेल, डेट को याद रखोगे तो डेट मतलब ऐसे नहीं है कि एग्जैक्ट डेट चाहिए, तो लगभग मोटा मोटा अंदाजा हो भाई 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्यों के राज्यों की स्थापना हुई थी। तो कई बार एनसीईआरटी से या फिर वो ऐसे टर्म्स घुमा के पूछ लेता है, जैसे कि 700 से, जैसे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया हुआ था शायद, या लास्ट टू लास्ट आया था, 700 वर्ष से लेकर 1000 वर्ष इनमें से कौन कौन से साम्राज्य थे, इस तरह के वो क्वेश्चंस बना लेता है। अब मैं मौर्य साम्राज्य की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैंने डिटेल एक्स्ट्रा लिख ली है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल होती थी। लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ करते थे, तो ये प्राकृत, पाली और मगधी सारे लैंग्वेज यूज़ करते थे। फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है मौर्य को। और फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य बताया था, इन्होंने संथारा ग्रहण किया था। देन मैसूर साम्राज्य तक इन्होंने साम्राज्य फैलाया था। लास्ट हुए थे वृद्धरथ वॉज किल्ड बाई ऑन सेनापति पुष्यमित्र शुंगा। तो शुंग वंश की स्थापना होती है 187 BC में, इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। इसकी भी एक स्टोरी है, बताऊँगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, देन सेकंड हुए बिंदुसार। तो बिंदुसार ने शासन किया था साउथ में नेल्लूर तक,
जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो नेल्लूर इम्पोर्टेंट हो जाता है, नेल्लूर साउथ में है और ये आंध्र प्रदेश तक इन्होंने शासन किया था। तो सीरिया के राजा को इन्होंने पत्र लिखता था, ड्राई फ्रूट, तो एक तरह याद कर सकते हो बिंदुसार को भाई ड्राई फ्रूट खाने का बहुत शौक था, तो सीरिया वाले भाई साहब से बात करता रहता था। देन अशोक देखेंगे तो अशोक भी पैन इंडिया में इसकी पॉलिसीज़ देखनी है, पैन इंडिया में इसने शासन किया, चक्रवर्ती की उपाधि धारण करी। तो अशोक आप देखोगे चक्रवर्ती तो थोड़ा कॉमन सा समझ बन जाती है कि हाँ भाई ठीक है, इससे संबंध है। कुणाल जो थे ये इसके बाद जो था, कुणाल जो थे ये थोड़ा कमज़ोर हुए और ये क्या है, डिसइंटीग्रेशन होने लगा, यानी कि विघटन, साम्राज्य का विघटन शुरू हो जाता है यहाँ से। वृद्धरथ थे, अब वृद्धरथ जो एक्सट्रीमली वीक था, और ये वीक था तो इस समय क्या है कि बैक्ट्रिया पर ग्रीकों का कब्जा हो चुका था जो कि अफगानिस्तान में था। तो जो पुष्यमित्र शुंग इनके सेनापति थे, इन्होंने इनसे कहा कि भाई वहाँ पर साम्राज्य में बैक्टीरिया पर ग्रीक कब्जा हो चुका है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर उनसे मतलब कि सुरक्षा के जिम्मा उठाओ, और भारत आने का उन लोगों का प्लान है तो उन्हें रोकने का काम करो आप लोग। तो ये भाई साहब कमज़ोर ठहरे, इन्होंने कहा ठीक है यार चिल मारना, क्या ज़रूरत है इतनी टेंशन, मतलब देखा जाएगा जो होगा। तो पुष्यमित्र शुंग ने इस चीज़ पर चिंता करते हुए इसको निपटा दिया, वृद्धरथ को। अब इसको निपटाने के बाद खुद ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। थोड़ा सा फनी टाइप में मैंने बताया, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अध्याय 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आप देखोगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर में लगभग 3000 साल पहले लोहे की शुरुआत मानी जाती है। तो अब इससे हमें पता चलता है कि भाई देखो 4700 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा के नगरों का उदय हुआ था, तो वो लोग नहीं जानते थे लोहे के बारे में, क्लियर है। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। औजार बनाए लगभग 2500 साल पहले, इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और कृषि उत्पादन के लिए कदम राजाओं द्वारा, तो यहाँ पर नए औजार बनाए, सिंचाई, नहरें, कुएँ, कृत्रिम जलाशय वगैरह, ये सब क्यों बनाए गए, क्योंकि इस समय साम्राज्यों का उदय होने लगा, जब साम्राज्य बन रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने क्या किले बनवाने थे, सेना को वेतन देना था, तो इसके लिए इन्होंने उत्पादन बढ़ाना होगा, जब कर ज़्यादा लेना है तो कर बढ़ाने लगे ये लोग, और इससे उत्पादन ज़्यादा बढ़ा तो क्या कृषक की आय बढ़ी, तो आय बढ़ेगी तो कर भी ज़्यादा देगा, तो इसलिए ये वर्क कर रहे थे। तो कुछ बड़े भूस्वामियों हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, ऐसे एनसीईआरटी में ऐसे निकाल कर पूछ लेता है यूपीएससी। तो वेललाल किसे कहते हैं, तो वेललाल बड़े भूस्वामी को कहते हैं। उड़वार किसे कहते हैं, तो ये हलवाहे होते थे, और भूमिहीन मजदूर दास कैडिसियार या आदिमई कहलाते थे। उत्तरी हिस्से में, जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, तो उसमें जो है ग्राम भोजक नाम का एक वर्ड है, नाम था। तो ये पद जो है आनुवांशिक होता था, ठीक है। तो कौन होता था ग्राम भोजक, तो ग्राम भोजक गांव का ही सबसे बड़ा भूस्वामी हुआ करता था, और ये राजा के लिए कर वसूलता था। कर वसूलता था तो न्यायाधीश का भी थोड़ा बहुत कार्य कर लेता था, तो प्लस पुलिस का काम भी ये करता था। और क्या होता था, कई बार राजा का शासन अगर कमज़ोर हो रहा है तो ये क्या भाई साहब, ये खुद सामंत ये नहीं, एक तरह ये सामंती थे, तो ये क्या अपना अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की सोचने लगते थे। ओके, देन एक वर्ड और है गृहपति। गृहपति कौन होता था, जो कि स्वतंत्र कृषक होता था, और गृह अपने घर का मालिक, यानी कि स्वतंत्र कृषक ये हुआ करता था। अब हम बात करेंगे संगम साहित्य की। तो संगम साहित्य 2300 वर्ष पुराना है, इसकी रचना 2300 साल पहले की थी। और क्यों, और मदुरई के कवियों में सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर कुछ संकलन हुए, तो इस वजह से इसे संगम कहा जाता है। संगम मतलब कि मिलन। वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, वर्ण व्यवस्था का जिक्र इनडायरेक्टली मिलता है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2023 में, यहाँ पर यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछी थी, आई थिंक 2023 में ही पूछा था। तो वर्ण व्यवस्था की बात करता है, तो वर्ण व्यवस्था लोहार, कुम्हार, बढ़ई के बारे में अगर जिक्र है, तो इससे हम देख सकते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इनडायरेक्ट वे में ये एनसीईआरटी में तो दिया हुआ, पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी घुमा के पूछ लेती है, इसे कहते हैं बिटवीन द लाइन। दिल्ली में वल्लयकूप मिले हैं, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे नली वगैरह, नाली होती थी, उस तरह की व्यवस्था होती थी, लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि घरों के बीच में ही इस तरह के गड्ढे बना दिए जाते थे, उन्हीं में ही कचरा, डस्टबिन, वेस्ट का वर्क होता था। एक ये चित्र है, सांची की मूर्ति कला से संबंधित है। तो यहाँ पर लोगों के जीवन की शैली दिखाई गई है। देखो यहाँ पर जैसे उसको बैल को लेकर कृषि वगैरह करने के लिए दिखाया जा रहा है। यहाँ पर सो रहा है इंसान, यहाँ पर भी कुछ घोड़ों पर सवार कुछ दिख रहा है, हाथी दिख रहे हैं, इस तरह का जिक्र यहाँ पर दिखाया गया। तो सांची मूर्ति कला में ये चीज़ दिखाई गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी में एक मैप और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें NBPW यानी कि उत्तरी काले चमक के पात्र, ठीक है। तो ये मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में, और लगभग कपड़ों का उत्पादन होता था। वाराणसी और मदुरई उस समय के प्रमुख स्थान थे कि कपड़ों का उत्पादन कहाँ होता था, ठीक है।
अब इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस मैप को ज़रा देख लेते हैं। जैसे मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा क्या है कि व्यापार मार्ग था, तो मथुरा व्यापार मार्ग पर इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पर कुषाणों का शासन था, तो और कुषाणों का शासन था तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज भी ये मूर्तियों के लिए फेमस है। यहाँ पर अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। धार्मिक केंद्र है, जैन और बौद्ध से संबंधित रहा है। यहाँ पर अभिलेख मिले हैं और इस शहर की किलेबंदी की गई थी उस समय, और 2000 साल पहले ये कुषाणों की दूसरी राजधानी हुआ करता था, आप देख सकते हो। एंड देन हम यहाँ देखेंगे कि ये जो है मैंने येलो कलर से जो दिखाया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये व्यापारिक मार्ग हैं। तो ये क्या है कि भाई नॉर्थ टू साउथ है, और ये क्या नाम है उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ है। तो इन पे इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर ये पड़ता था, तो इस वजह से आप इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मान सकते हो। इस पर कुषाणों का शासन था तो वो कर वगैरह यहाँ से वसूलते होंगे। और एनसीईआरटी में एक जगह हेडिंग दे रखी है, ये बेरीगाजा भरूच के बारे में दे रखी है। बेरीगाजा तो भरूच का पुराना नाम है। तो यहाँ पर इंपोर्ट हम शराब, तांबा, टिन, सीसा, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्कों का करते थे, और निर्यात जो हम यहाँ से कर रहे थे तो भाई साहब हम तो जड़ी बूटी लेके जाते थे, जड़ी बूटी भेजते, हाथी का दांत भेज देते, कार्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, हम तो ये चीज़ें भेजते थे, लेकिन हम उनसे और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मंगा लिया करते थे। देन हम देखेंगे अरिकामेडू, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूछ सकता है यूपीएससी अरिकामेडू। तो ये बंदरगाह हैं, कॉर्नर पे आप देख रहे हो तो बंदरगाह शहर है ये, ठीक है। तो ये पुदुचेरी में है अरिकामेडू जो है, और ये बंदरगाह था। यहाँ पर जो कुछ पात्र मिले हैं तो वो जैसे कि एक एम्फोरा पात्र मिला, इस तरह का एक पात्र होता है जिसमें दो साइड से इस टाइप के हैंडल होते हैं पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये रोम के पात्र अगर यहाँ पर मिल रहे हैं तो इसका साइन, इस साइन से हमें ये पता चलता है कि भाई इनका रोम के साथ में व्यापार होता था। देन एरेटाइंस मिले हैं, एरेटाइंस हैं यहाँ पर, इन पे मोहर लगे हुए बर्तन हैं, इस पर लाल रंग के कुछ बर्तन मिलते हैं। डिज़ाइन रोम की थी लेकिन भारत में ही इनको बनाया जाता था, और ये नाम जो है इटली के एक शहर का नाम है, बस यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब नगर हैं और गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर आप देख सकते हो, ठीक है, जो ये रेड कलर और उसमें दिखाया। नगर कौन कौन से हैं उस समय, ये महाबलीपुरम, पल्लव, कांचीपुरम, अरिकामेडू, पुहार वगैरह, मदुरई, ठीक है। और यहाँ पर शासन आप देख सकते हो, चोल, पांड्य, चेर, ठीक है। तो चोलों का आई थिंक बंदरगाह था पुहार। और अब यहाँ पर कुछ और वर्ड इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, तो जैसे कि श्रेणी कौन होता था, तो श्रेणी जो व्यापारियों का एक संघ होता था, तो ये संघ को श्रेणी कह दिया था। ये व्यापार का संचालन करते थे। सेकंड होते थे शिल्पकार, ये भी इन्होंने भी श्रेणियाँ बना ली थी। अब ये जो श्रेणियाँ क्या काम करती थी, ये प्रशिक्षण देती थी शिल्पकारों को, कच्चा माल उपलब्ध कराती थी, तैयार माल का वितरण कराना, ये सब काम इनके होते थे। ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं है, बस देख लेना। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी काम करती थी। अब ये देख सकते हैं आहत सिक्के, आप देखो आहत सिक्के ये गोल्ड प्लस सिल्वर के दोनों के हुआ करते थे, 500 वर्षों तक चले थे। आहत सिक्के एक तरह से मतलब कि स्टैम्प करके बनाए जाते थे, ठीक है, मतलब ठोक करके। देखो आप इस पर देख सकते हो कि एक तरह से ये अंदर वाला जो पार्ट है दबा हुआ नज़र आता है, तो इसका मतलब कि ये था तो इस प्लेन टाइप का, इस पर ऊपर से पंचिंग की गई है तब इस तरह के ये सिक्के बने, तो इनको आहत सिक्के बोला जाता है। अब रोम साम्राज्य के क्षेत्र की बात हम कर लेते हैं, तो ये यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका में फैला हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और ऑगस्टस नाम का शासक था यहाँ पर, जो 2000 वर्ष पूर्व था। इसने एम्फी थिएटर यानी कि रंगमंडल, एक तरह से सिनेमा, आज देखेंगे रोम में भी एक प्लेस है कि भाई ये थिएटर की जगह है, और यहाँ पर ऐसे चारों तरफ, ये इस तरफ 3 तरफ इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप देखेंगे इस तरह का, आप कुछ रील्स में देखेंगे, ठीक है। इन सीढ़ियों पर लोग बैठ के यहाँ पर ये जो थिएटर होता था ये चलता था। कुछ स्नानागार भी इन्होंने बनाए हैं, ये भी देख लेंगे, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, वो पूछेगा ही नहीं। नेक्स्ट अभी अध्याय हो जाता है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। थोड़ी सी स्पीड है पढ़ाने की, तो वो इसलिए है कि यार जल्दी से आप, बस ये रिवीजन के लिए क्लास होगी, खुद से पढ़ो और रिवाइज करो। मैंने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए हैं, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लोगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, तो रोम में जो हम काली मिर्च बेचा करते थे तो उसे काला सोना कहते थे, ठीक है। दक्षिण भारत में रोमन के सिक्के मिले हैं, मैंने बताया अरिकामेडू नाम के स्थान से रोमन के पात्र भी मिले हैं, पात्र का नाम भी मैंने आपको बता दिया था लास्ट में। देन कावेरी का मैदान उपजाऊ है, तो यहाँ पर मुवेंदार होते थे। मुवेंदार कौन थे, तो संगम कविताओं में इनका जिक्र मिलता है। ये कौन थे, 3 शासक परिवारों के मुखिया को मुवेंदार कह दिया जाता था। लगभग 2300 साल पहले चोल, चेर और पांड्या अस्तित्व में आते, तो इनके बारे में मैं बताता हूँ। तो इन्होंने अब हम देख लेते थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओके।
तो इसमें पोर्ट की बात करते हैं तो कावेरीपत्तनम और पुहार चोलों का पोर्ट था, और चेरा का मुजरिस पोर्ट था, एंड देन द पांड्या का कोरकई पोर्ट था। एंड इनकी कैपिटल उरैयूर सेंटर फॉर कॉटन थी। उरैयूर चोलों की कैपिटल हुई, चेरा की वंजी, एंड करूर हो गई, एंड मदुरई हो जाती है पांड्यों की। तीनों ही कैपिटल तमिलनाडु में पड़ती थी। तो एक बार चोल चेरा पांड्यों का आपकी लोकेशन में दिखा देता हूँ लास्ट वाले मैप में, तो आप देख सकते हो। ये देखो चोल, इनका बंदरगाह भी यही है और कैपिटल है यहाँ पर पुहार, ठीक है। ऐसे यहाँ पर चेर हो जाते हैं, यहाँ पर पांड्य हो जाते हैं। अभी ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी थी जो कि काम है। तो इनके देखो अभी ये 3 थे, तो तीनों का प्रत्येक के 2-2 के सत्ता के केंद्र थे। तो कितने सत्ता के केंद्र हो गए? इनके 6 सत्ता के केंद्र हुए टोटल, लेकिन इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली 2 थे। अब ये इतने होशियार थे, इन्होंने जो 2 सत्ता के केंद्र बनाए, एक तो बनाया जैसे भी है, एक अंदर बनाया, एक समुद्र के तट पर बनाया, क्योंकि ये महत्व को जानते थे व्यापार करने के को, ठीक है। तो इस तरह का है। और फिर इसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो पुहार कावेरीपत्तनम, दूसरा मदुरई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। तो इन्होंने साम्राज्य में क्या, ये मुखियाओं से नियमित कर के बजाय उपहार लेते थे। तो ये भाई साहब जो है पैसा उगा रहे थे उपहार के रूप में, नॉट फिक्स, नो कर, नियमित कर नहीं लेते थे, ठीक है। सैनिक अभियानों से ये शुल्क वसूलते थे, जैसे सैनिक अभियानों पर गए तो वहाँ पर शुल्क वसूल लेते थे। नेक्स्ट फिर मैंने मैप लगाया यहाँ पर, जैसे वहाँ सातवाहनों का आपके बारे में जिक्र किया होगा। तो सातवाहन शासकों का जिक्र जो है 2100 वर्ष पहले, दक्षिणापथ के स्वामी ये कहे जाते हैं सातवाहन, क्योंकि ये दक्षिण के रास्ते पर आते हैं, तो ये दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। इनके प्रमुख राजा जो हुए थे गौतमीपुत्र सातकर्णी हुए थे, जो कि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। क्योंकि क्यों भेजे थे? क्योंकि ये व्यापार पर नियंत्रण करना चाहते थे, तो ये तटों पर सेनाएं भेज रहे थे। तो बस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देन रेशम मार्ग का आविष्कार इन्होंने 7000 साल पहले चीन में हुआ था, रेशम का आविष्कार, सॉरी। फिर उसके बाद में रोमन साम्राज्य में 2000 वर्ष पहले रेशम की मांग बढ़ी, क्योंकि वहाँ के राजाओं को रेशम पहनने का शौक लग गया था। और हम देखेंगे इस वाले पोर्शन को कि ग्रेट रॉयल रोड जो था ये वाला, यहाँ पर ये इंपीरियल हाईवे कहा जाता है इसको। आप इसके टर्म को याद कर लें कि इंपीरियल हाईवे चाइना से निकलता था, शंघाई से लेकर बीजिंग से लेकर के ये जाता था, फिर यहाँ पर समरकंद होते हुए इधर। और फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये जो एरिया मैंने नोट किया हुआ है, इस वाले पोर्शन में ग्रेट रॉयल रोड जो था, इस पर जो था तक्षशिला तक भी शासन था कुषाणों का। तो ये कुषाण जो थे पश्चिम एशिया और मध्य भारत पर शासन करते थे। पेशावर, मथुरा पर शक्तिशाली केंद्र, तक्षशिला में भी इनके राज्य का भाग रहा है। पहली बार सोने के सिक्के इन भाई साहब ने जारी करे थे। तो कुषाण से आप ध्यान रखना कि पहले सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए। यहाँ पर अरबों का नियंत्रण था, तो यहाँ पर ये यात्रा शुल्क वगैरह वसूलते थे। और ये मैंने जो ये वाले डॉट करके ये वाली लाइन दिखाई हुई है, तो इसका मतलब है कि रेशम मार्ग समुद्र के रास्ते भी था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार की। तो कनिष्क थे, कनिष्क के समय में चौथी संगति हुई थी 98 ईस्वी में, और ये चौथी संगति थी। तो इस समय आपको पता होगा बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था, एक थी महायान और एक थी हीनयान। और जो चौथी संगति थी तो कनिष्क के दरबार में एक व्यक्ति थे अश्वघोष। तो आप अश्वघोष देखेंगे, अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो अश्वघोष ने एक रचना रची थी, उसका नाम था बुद्ध चरित, ठीक है। देखो आप ऐसे टैग या ध्यान रख सकते हो, कनिष्क हैं, कनिष्क के शासक उनमें ये रहे हैं दरबारी कवि अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी, ठीक है। तो यानी कि कनिष्क बौद्ध धर्म का पालन करने वाला था, अगर ऐसी स्टेटमेंट बनती है। तो महायान वाले कैसे कहते थे, इनका आदर्श था बोधिसत्व, और हीनयान वालों का अरहत पद, यानी कि साधना से निर्वाण की प्राप्ति कर लेते थे। ये भाई साहब खुद ही निर्वाण चाहते थे, जो कि बोधिसत्व करते थे कि भाई दूसरों का कल्याण करवाना, यानी कि दूसरों को निर्वाण की एक तरह से प्राप्ति करवानी है। ये मूर्ति पूजा मानते थे, जैसे इसमें दिखाया गया ये पीपल के रूप में बौद्ध महात्मा बुद्ध को दिखाया गया। इसके नीचे यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था वो। इन्होंने बाद में मूर्तियाँ बनाई और फिर मध्य एशिया, चीन और जापान तक इन्होंने प्रसार किया, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। और ये वाला चित्र मैंने कहाँ से लिया है, ये सांची के स्तूप से लिया गया है, जिसके नीचे बताया गया पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बाकी 3 संगति जो पहले हुई थी, पहली 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष हुए, अजातशत्रु ने इसका शासनकाल था, अजातशत्रु के शासनकाल में। सेकंड हुई कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में, और फिर वैशाली में इनका स्थान था जहाँ पर ये हुई, और सबाकामी नाम के व्यक्ति ने इनका अध्यक्षता करी। और कालाशोक का शासनकाल, देन ये देख लेना पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र तिस्य ने इसकी
अध्यक्षता की अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ, तो थोड़ा सा इनके लिए आपको अगर नहीं याद रहती है ट्रिक बना सकते हो, बाकी थोड़ा सा करने पे याद हो जाएंगे। अब एक यहाँ पर मिलता है थेरवाद। तो थेरवाद क्या था? ये थेरवाद बौद्ध ग्रंथ है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या मोस्ट एंशियंट ब्रांच है किसकी? बौद्ध धर्म की। क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो जो बुद्ध ने ओरिजिनल शिक्षाएं दी थी उनके ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है। डेवलप्ड इन श्रीलंका, तो श्रीलंका में इसका विकास हुआ था। एंड डोमिनेंट रीजन्स हैं इसके कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो इस क्षेत्रों में इसको ज़्यादा डोमिनेंट रहा है ये, ठीक है। देन अब ये देख सकते हो कि ये वाली मूर्ति कला है जो मथुरा की है और ये तक्षशिला की है। तो इसमें देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है। इसमें देखो चित्र के पीछे आभा मंडल दिखाया गया है, सरवटेदार कपड़े पहने दिखाए गए हैं और महात्मा बुद्ध को बैठे दिखाया गया है, वस्त्र धारण किए हुए हैं। यहाँ पर वस्त्र नहीं धारण किए हैं, खड़े दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है गांधार और मथुरा शैली को लेकर के पहले भी। अब हम बात कर लेते हैं चीनी यात्रियों की। तो चीनी यात्री फाहसियान, आप इसको याद करने की ट्रिक है। पहली बात तो चीनी यात्री कैसा है? FSE, ये ट्रिक से आप याद कर लेना, FSE। तो फाहसियान 1600 वर्ष पूर्व आया था। ये समुद्र के मार्ग से वापस गए भाई साहब, और स्वान आए थे 1400 साल पहले, ये भूमार्ग से वापस गए, ठीक है। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। पांडुलिपियों का इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया, नालंदा में शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, और ये हर्षवर्धन के दरबार में जरूर रहे थे, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट होता है। तो 1400 साल पहले ही हर्षवर्धन का शासनकाल भी था, उसमें भी देख सकते हैं। इत्सिंग आए इसके 50 साल बाद आए, 1350 में, याद कर लेना, दैट द क्रम, FSE, ओके। तो एक मैंने अभी देखा था, तो मेंस में क्वेश्चन था कि चीनी यात्रियों का भारतीय इतिहास की पुनर्रचना में महत्व का रेखांकन कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन हैं। तो इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखे, उन यात्रा वृत्तांतों में इन्होंने जिक्र किया होगा भारत की कंडीशंस का, तो इस वजह से वो इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन वो इनडायरेक्ट, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप PYQ जरूर देखो। 2000 साल पहले ईसाई धर्म का उदय हुआ था, और एक ये वाली मूर्ति मिली है यहाँ पर। ये जो स्त्री के रूप में मूर्ति दिखाई गई है, इसे पृथ्वी बताया गया है। ये वराह का रूप है भगवान विष्णु का, और ये एरन MP से, मध्य प्रदेश से प्राप्त की गई है, ठीक है। बस इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक 10 और एक और बचा है इसके बाद में, तो थोड़ी सी देर में ही जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो नए साम्राज्य और राज्य हैं। तो गुप्त वंश के उदय होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट समुद्रगुप्त होते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, तो इसे एक तरह के अभिलेख भी कहते हैं। और ये रचना हरिसेन ने की थी, जो कि अशोक का अभिलेख है, उसी पर इन्होंने जाके ये प्रशस्ति बनाई थी, ठीक है। महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने ग्रहण की है। कवि इनके टाइम पे कालिदास रहते थे, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, और इसमें राजा संस्कृत बोलते थे, आमजन जो है प्राकृत भाषा बोलते थे। इस बात का जिक्र है, इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है। तो कालिदास ने लिखा है। समुद्रगुप्त के दरबार में एक बढ़िया खगोल शास्त्री होते थे, आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की भी रचना की थी। और इनके पश्चिमी अंतिम शासक को, जो पश्चिम में अंतिम शासक था, उसको इन्होंने पराजित किया था। इतना इंपॉर्टेंट है। अब समुद्रगुप्त के बारे में बोला, ये भाई साहब क्या है, शासन करते थे। देखो इन्होंने ये बनाए 7 सिक्के, वो इन सिक्कों पे इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो आपको जब NCERT शुरू करोगे तो पहले ही अध्याय उसमें पैराग्राफ में दिखेंगे समुद्रगुप्त जो भाई साहब हैं वीणा बजाएंगे, ठीक है। तो ये वीणा बजाते हुए नजर आते हैं। तो समुद्रगुप्त को वीणा का शौक था, यानी कि समझता, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करना चाहता था अपने लाइफ में। अब हम बात करते हैं इस वाली स्टोरी की। थोड़ा सा देखो, मैंने एक ही मैप को बार बार कई जगह लगाया है, क्योंकि NCERT में होता है कि वो दिखाता है कि मैप संख्या 7 को आप पेज नंबर 105 पर देखिए, फलाने स्थान को ढूंढिए। तो इसी तरह से तो हम पहले बात कर लेते हैं इसकी थानेसर की बात करते हैं। तो थानेसर जो है 1400 साल पहले कवि बाणभट्ट थे, हर्षचरित्र की इन्होंने रचना की थी कवि बाणभट्ट ने। और इनके बहनोई का शासन होता था कन्नौज पर। तो देखो स्टोरी से मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर थानेसर में जो थे हर्षवर्धन थे, इनके बहनोई थे जो कन्नौज पर शासन करते थे। और ये कन्नौज पर शासन करने वाले जो इनके बहनोई थे, वो भाई साहब चले गए बंगाल में लड़ाई करने के चक्कर में। तो बंगाली शासक ने इनको पराजित कर दिया और हार गए ये। फिर कन्नौज पर जो थे थानेसर के जो शासक हुए हर्षवर्धन, उन्होंने शासन किया और इसे अपने साम्राज्य में मिलाकर उन्होंने इधर जाकर बंगाली शासक को हराया। बंगाल में इन शासक को हराने के बाद बंगाल आक्रमण
मगध और बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली। देन नर्मदा को पार करे दक्कन की ओर। भाई साहब ये पहले देखो, मैं ये पेन से बताता हूँ, ये पहले ये जीत अपने में अंडर किया, ये यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर ये ऐसे जाने लगा, तो दक्कन की ओर गया, तो यहाँ पर इसे मिल जाते हैं पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसको रोक दिया। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये स्टोरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो नेक्स्ट आप देख लेंगे। अब ये गुप्त शासक के प्रमुख केंद्र हैं 2। तो गुप्त शासन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? उज्जैन और पाटलिपुत्र। तो उज्जैन और पाटलिपुत्र नगर थे, ये गुप्त शासन के प्रमुख इंपोर्टेंट केंद्र रहे हैं। तो इधर जो ये ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये ग्रीन वाला पार्ट है, इस पोर्टल में 9 शासकों को हराकर अपने साम्राज्य में शामिल किया गया था। देन उसके बाद में असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई संघ और गण आते थे जो उपहार लाते थे फॉर समुद्रगुप्त के लिए। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के लिए यहाँ पर उपहार लेके आते थे। तो ये वाला जो आप पिंक कलर का इसमें देख रहे हो, ये वाले शासन की बात इसमें आती है। ठीक है, देन हम देखेंगे 12 शासक थे, इन्हें पराजित किया लेकिन इन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। देखो उससे पहले जो ये 9 शासक थे, ये वाला पोर्शन जो ग्रीन वाला है, इन 9 शासकों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, इनके क्षेत्र को। लेकिन जो नीचे के ये वाला पोर्शन दिखाया हुआ है अमरावती टाइप के पास का, यहाँ पर 12 शासक होते थे, इन्हें शासन करके उन्हें ही जीतने के बाद शासन करने की अनुमति देती और इन्हें एक तरह से कह लेते हैं अपने अधीनस्थ कर लिया था। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ आर्यव्रत हैं, बाहरी साम्राज्य हैं और आंतरिक राज्य हैं। आप एक बार इस चीज़ को जरूर देख लेना ध्यान से। अब हम बात करते हैं विक्रम संवत की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। महाराजाधिराज विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण करी और शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं इसको बताऊंगा, तब तक आप मैप देखिए। तो यहाँ पर नए प्रकार की सेना का विचार शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कैसे कि सुसंगठित सेना बनाने लगे। सेना नायक यानी कि सामंत, नियमित कुछ सेना नायकों को सामंत बना दिया गया। जो सामंत थे उनको सेना नायक बनाया गया। तो इनको नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, इन्हें एक भूमि अनुदान दे दिया। भूमि अनुदान देने के बाद में उस भूमि से ही अपना कर वसूल लेते थे। इस तरह होता था। जब शासक कमज़ोर हुआ तो स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगते थे। ऐसे ही अलग अलग राज्य हुए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पल्लवों की और चालुक्यों की। तो देखो पल्लव जो थे, इनके अभिलेखों से पता चला है कि स्थानीय सभाएं करते थे। तो पता चल जाएगा लोकल लेवल पर ये सभाएं करते थे। और इसमें क्या कहते थे, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा होता था, उसे सभा कहते थे। तो सभा क्या थी, तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था। इस सभा के नीचे एक उपसमिति होती थी। उपसमिति सड़क, सिंचाई आदि का काम करती थी। और जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ पर अब ऐसे भी थे। उर कौन था? उर जो भूस्वामी थे, तो क्या ये ब्राह्मण थे? नहीं, ये उर नामक ग्राम सभा होती थी एक अलग से। तो ये उर नाम से जाने जाते थे। नगरम क्या है? नगरम जो था व्यापारियों का एक संगठन था। ठीक है, तो ये पल्लवों के शासनकाल में आ जाता है। देन हम देखेंगे चालुक्य। तो चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पर कि इम्पोर्टेंट चालुक्यों में थे पुलकेशिन द्वितीय, जिनमें कि सबसे इम्पोर्टेंट हुए हैं ये मिस्टर रविकीर्ति। ठीक है, तो रविकीर्ति हुए, इनकी प्रशस्ति रचना की गई है। पूर्व और पश्चिमी दोनों तटीय क्षेत्रों पर इन्होंने अभियान चलाए थे और पल्लव राजा पर आक्रमण किया इन्होंने। यहाँ से ये भाई साहब यहाँ आक्रमण करे और फिर यह अल्पकालीन विजय प्राप्त करवाई, यानी कि कुछ ही टाइम के लिए इन्होंने विजय प्राप्त की और बाद में ये वापस हार जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देख लेंगे अब इन राज्यों का जो प्रशासन किस तरह से होता था। अब देखो ये थोड़ा सा आपको मैं शॉर्ट्स में बता दिया है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो थोड़े से समझ आपको आ जाएगी और ये आपको रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन। तो प्रशासन में प्रशासन की इकाई गांव हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भूमि कर ये वसूलते थे। प्रशासकीय पद कुछ थे तो वो आनुवांशिक पद होते थे, जैसे कवि हरिसेन को महादंड नायक का पद भी दिया गया था। ठीक है, तो अब आप देख लेना कि तो हरिसेन कौन से थे? हरिसेन भाई साहब थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो लगभग 1400 साल पहले जो ये शासन चल रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पर आपके चालुक्य, पल्लव और ये थानेसर, कन्नौज के, इनमें कौन कौन किस तरह से व्यवस्था थी। तो एक ही व्यक्ति को कई पद देते थे, जैसा आज के केंद्रीय मंत्रिमंडल में चलता है भैया, एक ही व्यक्ति, एक ही आदमी को कई मिनिस्ट्रीज दे दी जाती हैं, उसी तरह का होता है। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे, देख लेना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
स्थानीय प्रशासन है, नगर श्रेष्ठी होते थे जो मुख्य बैंकर का काम करते थे। फिर सार्थवाहक होते थे जो काफिले व्यापारियों का काफिला चलता था उसका नेता होता था। प्रथम कुलिक होता था जो कि शिल्पकार और लिपिकों का प्रधान होता था। अरब में रहने वाले लोगों को बेदुइन कहते थे। तो ये तो बस इतना सा आप जान लेना कि बेदुइन किसको कहा जाता है, ये आप पढ़ लेना। अब हम लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी ने, मुझे याद नहीं है, लगभग 2017 में क्वेश्चन पूछा था, उसमें स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखा गया है कि हड़प्पा के लोग केवल तांबा और लोहे का ज्ञान रखते थे। ठीक है, तांबा और लोहे का ज्ञान, जबकि ऐसा नहीं है भाई। वो टिन वगैरह का भी और कांसे वगैरह का भी, इनका धातु विज्ञान का ज्ञान रखते थे। तो हड़प्पा निवासी धातु विज्ञान, तांबा और टीन मिला के कांसा बनाते थे। तांबे का धातु शोधन ये जानते थे, कांस्य युग कहा जाता है। और जो हड़प्पा निवासियों के उत्तराधिकारी हुए उनको हम लोह युग मान सकते हैं। तो जैसे अब हमारा ये दिल्ली में महरौली में है लोह स्तंभ, इसको देख सकते हो, लगभग 1500 साल पहले चंद्र नामक शासक ने, गुप्त वंश के थे, इन्होंने बनाया। अब धातु मंजूषा क्या है, ये प्रारंभिक स्तूप से संबंधित है। अब जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो स्तूप क्या बौद्ध धर्म से शुरुआत मानी जाती है, बौद्ध धर्म से स्टार्ट नहीं भाई, ये संस्कृत से पहले ही स्टार्ट है। स्तूप का मतलब होता है जैसे एक ज़मीन है, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की एक संरचना बनती है तो ये स्तूप है, यानी कि ज़मीन से उभरा हुआ भाग होना चाहिए। तो ये मैंने इंटरनेट से लेकर एक डाल दिया है। तो मौर्य पीरियड में ऐसे स्तूप होते थे। फिर इंडो ग्रीक आए, उन्होंने देखो स्तूप में कुछ चेंजेस लाने शुरू कर दिए। फिर इंडो ग्रीक 2nd सेंचुरी BC में जो ये चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मिनांडर फर्स्ट आए थे, इन्होंने इस पर थोड़ा सा और चेंजेस किए हैं। हाँ, एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरह के चेंजेस हो गए। फिर इंडो ग्रीक एंड इंडो साइंथियन में, एंड कुशान में इस तरह का हुआ। मतलब ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप देख लेना, ठीक है। बस ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये वाला मैप जो मैंने लगाया है यहाँ पर। तो अशोक के समय जो स्तूप बनाए जाते थे भैया, ईंटों का प्रयोग करना शुरू हुआ था उस समय। और अमरावती में स्तूप जो मिला है वो 2000 साल पहले का है। और कुछ मंदिर बने इस समय, वो जैसे विष्णु, शिव और दुर्गा की पूजा की जाती थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश मत कर देना, तो दुर्गा की पूजा की जाती थी विष्णु और शिव के साथ में। तो हम स्तूप के बारे में जानते हैं। तो स्तूप में क्या था कि जैसे कि अच्छे जो भिक्षु होते थे, महान भिक्षु बन जाते थे, और महात्मा बुद्ध हैं तो उनके शरीर के अस्थियों को या फिर उनसे जीवन से जुड़े हुए कुछ बर्तन, पात्र वगैरह, कुछ चीज़ें, वस्तुएं जो होती थी, उनको इस स्तूपों में अलग अलग जगह रखा जाता था। तो जो ये वाला पार्ट है इसे अंड कहते हैं। और ये जो ऊपर ये पार्ट बना हुआ है इसे हर्मिका कहा जाता है। और इसके ऊपर जो ये छतरी बनी है ऐसे करके 3 पार्ट में, इसे छतरी कह दिया जाता है। तो स्तूप का विकास मैं इस तरह से आपको दिखा चुका हूँ। तो इंडो ग्रीक समय में ये छतरी का इंडो ग्रीक, देखो यहाँ छतरी आई है इसमें, ओके। और ये जो है इधर ये जो दिख रहा है ये प्रदक्षिणा पथ है, यानी कि परिक्रमा मार्ग है। और ये पथ है यहाँ पर। और आपका तोरण किसे कहते हैं, जो ये दरवाज़ा बना हुआ है, दरवाजे को तोरण कह देते हैं। और जो ये वाली जो पार्ट है वेदिका कहा जाता है, यानी कि एक तरह से बाउंड्री कर रखी है, ठीक है। तो अशोक के बाद के शासकों ने वेदिका को जोड़ा था। तो अशोक के शासनकाल में वेदिका नहीं बनाई गई थी। तो ये ध्यान दे लेना। कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जैसे महाबलीपुरम का मंदिर, देखो एक ही पत्थर को काट के इस तरह की रचना बनाई गई, बड़ा मुश्किल होता है। इन सब के बारे में नेक्स्ट NCERT और 12th क्लास की फाइन आर्ट की जो NCERT आती है उसमें हम पढ़ेंगे। और ये भीतरगांव का मंदिर है जो कि 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ईंटों का मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर मानते हैं। एहुल दुर्गा मंदिर है, 1400 वर्ष पुराना है। बस इस तरह को देखो, ये भी इस तरह से बनाया हुआ, बहुत ज़्यादा आज का आर्किटेक्ट नहीं बना सकता इस तरह से, बहुत मुश्किल हो जाता है। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में जैन मठ है जो पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए, 2 मंजिला हैं, आपको दिख रहे होंगे, 2 मंजिला इनकी विशेषता रही है। तो यहाँ पर उड़ीसा में जैन मठ मिलते हैं। कार्ले महाराष्ट्र का चैत्य है, ये आप इसको देख सकते हैं, ये भी एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं, बस लास्ट है ये। तो इलांगो कवि हैं, कभी कभी रचनाएं यूपीएससी पूछ लेता है। इलांगो कवि ने शिल्पादिकारम की रचना की थी जो कि 1800 वर्ष पूर्व की थी। सतनार ने मलीमेखलाई की रचना की थी, 1400 वर्ष पूर्व की थी। कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, 1600 साल पहले कालिदास हुआ करते थे। तो कई बार यूपीएससी बना देता है कि किसी राजा के समय में इन कवियों में से कौन कौन से कवि थे। तो कालिदास को ध्यान देना, देखो 1600 साल पहले की बात है। पुराणों ने स्त्री और शूद्र को पढ़ने की मतलब पाबंदी लगाई गई थी कि पुराणों को स्त्री और शूद्र नहीं पढ़ सकते हैं। व्यास ने पुराणों और महाभारत का संकलन किया है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, कागज़ का विकास 1900 साल पहले हुआ है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको 6th क्लास की NCERT से दे दी है। तो ये वाली जो थी वीडियो पार्ट 2 थी। थैंक यू
कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, और मैं अक्सर 9 बजे लाइव आता हूँ, तो उस समय आप ये वाले कुछ अगर इन सब से ज़रूरी कोई डाउट्स होते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू, और बताना आपको वीडियो कैसी लगी और ये सिनॉप्सिस कैसे थे। अगर नेक्स्ट बुक के सिनॉप्सिस चाहिए, यानी 7th क्लास के एनसीईआरटी के सिनॉप्सिस चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।